नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कहते हैं शैतान की दोस्ती बहुत भारी पड़ती है। शैतान की दुश्मनी तो भारी पड़ती ही है, शैतान की दोस्ती भी बहुत भारी पड़ती है। और अरब मुल्कों को अब यह समझ में आ रहा होगा कि शैतान यानी अमेरिका की दोस्ती से उनको क्या हासिल हुआ है। ट्रंप अब यह कह रहा है कि होर्मुज को हम सिक्योर करेंगे और होर्मुज की सिक्योरिटी के बदले हम टॉल वसूलेंगे। कल तक ईरान जब टॉल की बात कर रहा था तो इंटरनेशनल रूल याद आ रहा था, फलाना याद आ रहा था, ढिमकाना याद आ रहा था, फ्री फ्लो याद आ रहा था, दुनिया भर की बातें याद आ रही थी। लेकिन अब अमेरिका कह रहा है कि गल्फ नेशन से उसने बाकायदा नाम लिया, सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत और दूसरे देश, इन सब से कहा है कि हम वसूलेंगे टॉल। और कितना? 20% टॉल वसूलने की बात की है। 1% की बात ईरान कर रहा था, तब वो दिक्कत थी, लेकिन 20% की बात जब अमेरिका ने कही है कि हम टॉल वसूलेंगे तो सारे के सारे अरब मुल्क खामोश बैठे हुए हैं। कल की रात अरब इलाके के लिए, या यूं कहें कि मिडिल ईस्ट के लिए, पश्चिम एशिया के लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद खतरनाक रही है। ऐसा लगता है कि लड़ाई का नया दौर अब फुल फ्लेज पर शुरू हो चुका है। जिस तरह से सना में, यमन की राजधानी सना में, जिस तरह से सऊदी अरब समर्थित जो फोर्स है उसने अटैक किया, और उसके बाद हूथी ने जिस तरह से सऊदी अरबिया पर अटैक किया है। अमेरिका ने, ट्रंप ने बाकायदा लेटर लिखकर संसद को, अपनी सेनेट को लेटर लिखकर यह बता दिया है कि जंग दोबारा शुरू हो रही है, हम हमला करेंगे। हमले हुए हैं, इधर से भी हुए हैं, उधर से भी हुए हैं और कई सारे खुलासे हुए हैं। उसके बाद ऐसा लगता है कि मिडिल ईस्ट में फिलहाल शांति की, अमन की कोई भी संभावना बची नहीं है। एमओयू पूरी तरह से दफन हो चुका है। एमओयू का अब कोई मतलब नहीं है। जो सारा तमाशा हुआ था, सिग्नेचर हुआ था, फलाना हुआ था, ढिमकाना हुआ था, वो सारा का सारा बेकार हो चुका है। कतर और पाकिस्तान के हाथ में कुछ नहीं है, उन्होंने सारी कोशिश करके देख ली है। और इस्लामाबाद एमओयू नाम पड़ने पर पाकिस्तान को जो लग रहा था कि एक बड़ा उसको ओहदा हासिल हुआ है, अब उसके लिए वो बड़ा सरदर्द बन सकता है कई वजहों से। शुरुआत करते हैं सना से। बात करेंगे, हुर्मुज की बात तो करनी ही है, बाकी सब बात करनी है, लेकिन शुरुआत करते हैं सना से। ऐसा लगता है कि खाड़ी इलाके में एक और मोर्चा खुल गया है। आप जानते हैं यमन के अंदर दो तरह की फोर्सेस हैं, एक जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं, जिनको सऊदी अरबिया सपोर्ट करता है, और दूसरे हूथी हैं जिन्होंने यमन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है और राजधानी सना के ऊपर भी उनका ही कब्जा है। लंबी लड़ाई, 7-8 साल की लड़ाई चली है हूथी और सऊदी अरबिया के बीच में, और इस लड़ाई के बाद सीज फायर हुआ था। लेकिन सऊदी अरबिया ने अपनी तरफ से बैन लगाया हुआ है। आप कह सकते हैं कि जो यमन में हवाई जहाज उतरने या जाने से बैन लगाया हुआ है कि वहां दूसरे मुल्कों के जहाज नहीं आ सकते। अब ईरान में सैयद अली खामनेई का जो मुसल्ला हुआ है, उसमें हिस्सा लेने के लिए यमन से कुछ लोग गए हुए थे। उन लोगों को वापस लेकर आना था ईरान के जहाज को, और ईरान का जहाज जब उनको लेकर वापस आ रहा था और सना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने की कोशिश कर रहा था, उसी समय सऊदी अरबिया के सपोर्ट वाली जो यमन की आर्मी है, उसने उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की। अब आप ये देखिए कि ईरान से जहाज आ रहा था और वो यमन की जमीन पर, सना की जमीन पर उतर रहा था। दो मुल्कों के बीच की बात थी, लेकिन अपना ब्लॉकेज लागू कराए रखने के लिए सऊदी अरबिया ने बाकायदा अटैक किया। कहा यह जा रहा है कि सऊदी अरबिया ने पहले अमेरिका से परमिशन ली, अमेरिका से पूछा कि क्या हम अटैक कर सकते हैं और क्या आप हमको ऐसे में मदद करेंगे। ट्रंप ने कहा कि बिल्कुल अटैक करो, हम मदद करेंगे। उसके बाद यह अटैक किया गया। हालांकि ईरान का जो जहाज था वो वापस नहीं लौटा, उसने एक दूसरे एयरपोर्ट पर लैंड किया। बिना इनसे डरे हुए, बिना इनके अटैक के डरे हुए, उसने एक दूसरे जगह लैंड किया और उसके बाद वो ईरान वापस लौट गया। और वीडियोस आ गए हैं जिसमें जो पायलट और बाकी सारे क्रू थे वो ईरान में उतरते हुए, तेहरान हवाई अड्डे पर उतरते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब इसको आम भाषा में कहते हैं बिना मतलब की उंगली करना या फिर लकड़ी लेना। सऊदी अरबिया ने यह बड़ी लकड़ी ले ली है। लगातार जो लड़ाई चली थी उसमें दोनों तरफ बहुत नुकसान हुआ था, और उसके बाद 7-8 साल बाद
एक सहमति बनी थी, एक सीज फायर हुआ था जिसमें यमन का एक हिस्सा सऊदी अरबिया के पास था, यानी सऊदी अरबिया जिनको सपोर्ट करता है उस गवर्नमेंट के पास था, और दूसरा हिस्सा हूथी के पास था। हूथी ने इस पूरे दौर में सऊदी अरबिया पर कोई अटैक नहीं किया है। जिस समय इजराइल से भी उसने लड़ाई लड़ी, जिस समय अमेरिका उसके ऊपर बम गिरा रहा था, किसी भी वक्त उसने सऊदी अरबिया के ऊपर कोई हमला नहीं किया है। लेकिन अब सऊदी अरबिया ने यह हमला करके हूथियों को यह मौका दे दिया है कि वो इस जंग में शामिल हो जाए। यहां रुककर मैं आपको एक और बात बता दूं कि ईरान अमेरिका जंग जो चली है, चाहे वो 12 रोजा जंग हो, चाहे इस बार वाली जंग हो जो बदस्तूर चल ही रही है, दोनों बार ईरान ने हूथियों को सीधे लड़ाई में शामिल होने को नहीं कहा। आप देखते हैं उस पूरी लड़ाई में हूथी बाहर रहते हैं, वो सीधे शामिल नहीं होते हैं। और हूथी लगातार कह रहे थे, अंसारुल्लाह जो है वो लगातार कह रहा था कि हम इस लड़ाई में आने को तैयार हैं, ईरान का इशारा मिलने पर हम हमला कर देंगे, बाब अल मंदेब को बंद कर देंगे। अब सऊदी अरबिया ने हूथी को यह मौका दे दिया है कि वो इस जंग में कूद जाए। कल भी हूथी ने मिसाइलें छोड़ी सऊदी अरबिया के ऊपर, कोई नुकसान हुआ कि नहीं हुआ यह हमें नहीं पता है, लेकिन मिसाइलें छोड़ी। और हूथी ने बहुत साफ कहा है कि यह लड़ाई अब चलेगी, हम सऊदी अरबिया पर अटैक करेंगे, और यह भी कहा है कि बाब अल मंदेब को हम बंद कर देंगे। अब फर्ज कीजिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो पूरी तरह से बंद हो गई, ईरान ने अपनी तरफ से बंद किया हुआ है, अमेरिका कह रहा है कि हम ब्लॉकेज लगा रहे हैं, ये ईरान ब्लॉकेज है क्योंकि हम सिर्फ ईरान से ट्रेड करने वाली जहाजों को रोकेंगे, या तो ईरान की अपनी जहाज हो या कोई और ऐसी जहाज हो जो ईरान जा रही हो तो उसको हम रोकेंगे, ये कह दिया अमेरिका ने। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से ब्लॉक है और फिलहाल उसके खुलने का कोई चांस नहीं दिख रहा है। अमेरिका दावे कर रहा है कि हम खुलवा लेंगे, हम जहाजें लेके जाएंगे, लेकिन अभी कल की बात है कि यूएई के 2 टैंकर वहां से गुजरने की कोशिश कर रहे थे, जिसके ऊपर ईरान ने क्रूज मिसाइलों से हमला किया। यूएई का जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसका कहना है मोम्बासा और अल भैया नाम के ये 2 टैंकर थे, इन टैंकरों पर हमला हुआ है। इस पर एक हिंदुस्तानी भी था जिसकी हमले में मौत हो गई है। इसके अलावा 6 हिंदुस्तानियों सहित 8 लोग जो हैं वो घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले से बंद है, जैसा मैंने बताया आपको। अब अगर बाब अल मंदेब भी बंद हो जाता है तो ये समझिए कि एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि दुनिया भर में जो ऑयल की कीमत है, क्रूड ऑयल का जो ब्रेंट क्रूड ऑयल का रेट है, वो बढ़ के $200 तक पहुंच सकता है, यानी दुगने से भी ज्यादा हो सकता है। खाड़ी के अंदर से तेल निकलने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। तो सऊदी अरबिया ने ये जो लैंड करने से रोकने की कोशिश की है, जिसमें हूथियों का एक हाई लेवल डेलीगेशन था, इसकी वजह से खाड़ी के अंदर एक और बवाल शुरू होने की पूरी उम्मीद है। और इसके बाद आप ये समझिए कि अगर बाब अल मंदेब बंद हो जाता है तो खतरा और बढ़ जाएगा और हूथी सिर्फ सऊदी अरबिया तक नहीं रुकेंगे। अगर ये जंग तेज होती है, जिसकी पूरी उम्मीद है, तो उन्होंने पहले भी धमकी दी थी, अब भी वो इस बात के लिए तैयार हैं कि इधर इजराइल पर भी अटैक करेंगे, उधर दूसरी अरब कंट्रीज के ऊपर भी ईरान के कोऑर्डिनेशन में अटैक कर सकते हैं, यूएई के ऊपर अटैक कर सकते हैं, दूसरे मुल्कों के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। तो सऊदी अरबिया ने आप कह सकते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते को बिना मतलब छेड़ दिया है, जिसकी कीमत सऊदी अरबिया को भी चुकानी पड़ सकती है, मिडिल ईस्ट को भी चुकानी पड़ सकती है और पूरी दुनिया को चुकानी पड़ सकती है। अब ये तो हो गया मामला, हूथियों के ऊपर आपने अटैक किया, उन्होंने पलटवार किया, और आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, ये तो आपने देख लिया। अब आप आगे देखिए कि मिडिल ईस्ट में और क्या क्या तमाशा हो रहा है। जंग अब कायदे से शुरू हो गई है। अब ऐसा नहीं है कि स्कर्मिश इसको आप कह लेंगे। अभी तक ट्रंप कह रहे थे कि वार नहीं चल रहा है, ये मिलिट्री स्कर्मिश है, यानी 2 हमले इधर से हुए, 2 हमले उधर से हुए। ये मिलिट्री स्कर्मिश उसी दिन खत्म हो गया था जब अमेरिका ने ईरान के सिविलियन इलाकों पर निशाना बनाया। और अब जबकि ट्रंप ने रिटन तौर पर, लिखित तौर पर लिख कर दे दिया है अपने सीनेट को कि वार मैं दोबारा शुरू कर रहा हूं, तब बहुत क्लियर है कि वार अब दूसरे लेवल पर शुरू होगी। हमले जो हुए हैं आप जानते हैं, ईरान के ऊपर हमले हुए, और ईरान के ऊपर जब हमले हुए हैं, ईरान में जो 5 घंटे तक लगातार हमले चले हैं, उसमें बुशहर, चाबहार, जास्क, कोनार्क, अबू मूसा और बंदर अब्बास के सैनिक ठिकाने जो हैं, मिलिट्री ठिकाने हैं, उनको निशाना बनाया गया। इस बार अमेरिका ने किसी सिविलियन ठिकाने को निशाना नहीं बनाया था।
बदले में ईरान की आईआरजीसी का दावा है कि उसने बहरीन के अल जुफैर अड्डे पर हमला किया है, अमेरिका के फिफ्थ फ्लीट पर हमला किया है मिसाइल और ड्रोन से। जॉर्डन में अमेरिका के बेसिस पर हमला किया गया है और कहा जा रहा है, जॉर्डन की आर्मी कह रही है कि 4 जो ईरानी मिसाइलें हैं उनको इंटरसेप्ट करके गिरा दिया गया, लेकिन हमले लगातार शुरू हो गए हैं। और इन सब के बीच ट्रंप, उसका जो बिजनेस का दिमाग है वो बहुत तेजी के साथ काम कर रहा है। उसने ये कह दिया है कि अब 20% टॉल वो वसूलेगा होर्मुज के अंदर से। अब पिछले महीने मार्क रूबियो का बयान याद कीजिए, जिसमें इंटरनेशनल नियमों का हवाला देते हुए, इंटरनेशनल कानूनों का हवाला देते हुए उसने कहा था कि किसी भी मुल्क को इंटरनेशनल जो वाटरवे है उस पर टॉल वसूलने या किसी भी तरह की फीस लगाने का कोई अधिकार नहीं है। तो ईरान को अपने बगल की स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर टॉल लगाने का अधिकार नहीं था, लेकिन अमेरिका को कई हजार किलोमीटर दूर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर टॉल लगाने का अधिकार है। और यह टॉल देगा कौन? ये टॉल देने वाले होंगे वही मुल्क जो मिडिल ईस्ट से तेल बेचते हैं और अमेरिका को लगातार अपना रहबर मानते हैं। सऊदी अरबिया, यूएई, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और ये सारे मुल्क जो तेल बेचते हैं, अब उस तेल पर ट्रंप साहब को 20% का टॉल देंगे। ईरान का 1% का टॉल महंगा था, तो ट्रंप साहब को 20% का टॉल देंगे, ये ट्रंप का कहना है। और यही नहीं, वो कह रहे हैं कि इन मुल्कों को बचाने के लिए हमने ये सारी लड़ाई लड़ी है, इसलिए ये मुआवजा भी दें। अब ट्रंप साहब जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अमेरिका की आर्मी अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर जो लड़ाई लड़ रही है, वो लड़ रही है इजराइल को बचाने के लिए। वो लड़ाई लड़ी जा रही है नेतन्याहू को बचाने के लिए। वो लड़ाई इसलिए लड़ी जा रही है क्योंकि इस लड़ाई की शुरुआत नेतन्याहू ने की थी, लेकिन उस लड़ाई का मुआवजा वसूला जाएगा अरब मुल्कों से। लेकिन उस लड़ाई के बाद होर्मुज से टॉल वसूला जाएगा अरब मुल्कों के जहाजों से। ये अरब मुल्कों के दिमाग क्या बिल्कुल ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में डूब गए हैं, बाब अल मंदेब में डूब गए हैं, या फिर ये इतने ज्यादा कायर हो गए हैं, अमेरिका के सामने इतने ज्यादा झुक गए हैं कि इनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि इजराइल के लिए जो लड़ाई चल रही है, जिस लड़ाई में इजराइल के ठिकानों को बचाने के लिए उनके इलाकों से इंटरसेप्टर हटाकर इजराइल पहुंचा दिए गए, उसका मुआवजा भरेंगे और टॉल देंगे। इससे तो अच्छा ईरान को 1% टॉल दे देते, आराम से जहाज जाते रहते, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। अब 20 गुना ज्यादा टोल जो है वो ट्रंप को देंगे, और सिर्फ टोल नहीं देंगे, इसके अलावा लड़ाई का मुआवजा भी देंगे। याद कीजिए, मैंने बार बार कहा था कि पर्ची तो अरब मुल्कों पर ही कटेगी, तो ट्रंप ने बिल्कुल साफ कर दिया कि अमेरिका में जो उसकी आलोचना हो रही है कि अमेरिकी टैक्स पेयर्स का पैसा लगाकर वो लड़ाई लड़ रहा है, वो पैसा वो मिडिल ईस्ट से वसूलेगा, अरब मुल्कों से वसूलेगा। अब आप देखिए, अरब मुल्कों से जो भी तेल बेचा जाता है वो बेचा जाता है डॉलर में, जिसको हम कहते हैं पेट्रो डॉलर। और अगर ये तेल डॉलर में ना बेचा जाए तो अमेरिका की इकोनॉमी घुटनों पर आ जाएगी। तो पहले तो अरब मुल्क डॉलर में तेल बेचकर अमेरिका की इकोनॉमी चला रहे हैं, अब टॉल भी देंगे, अब मुआवजा भी देंगे, और कल कोई और बहाना बन जाएगा तो और कुछ भी देंगे, और इस पैसे का एक हिस्सा उस इजराइल के पास पहुंचा दिया जाएगा जहां पे अरब मुर्दाबाद का नारा लगता है। ये अरब मुल्कों के फिलहाल हालात हैं। वो एक ऐसे शासन में तब्दील हो गए हैं, एक ऐसी रियासत में तब्दील हो गए हैं जिनके सर पर एक गुंडा रियासत बैठी हुई है जो कहती है हम तुम्हें सेव करेंगे, और उनसे पैसा वसूलती रहती है, और जब सेव करने का टाइम आता है तो इजराइल को सेव करती है, उनको छोड़कर किनारे हो जाती है। वैसे ट्रंप ने जब यह बयान दिया तो अरागची का एक बयान आया जो बेहद इंटरेस्टिंग है। अरागची कहते हैं कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति से बिल्कुल सहमत हूं, अमेरिका के राष्ट्रपति बिल्कुल सही हैं। जो भी होर्मुज स्ट्रेट से कार्गो जहाजों का सेफ आवाजाही तय करता है, निश्चित करता है, उसको इस काम के लिए पेमेंट किया जाना चाहिए। अरागची ने आगे कहा 20% बहुत ज्यादा है, हम निष्पक्ष रहेंगे। इसका मानी क्या है? इसका मानी कह रहा है कि हुजूर आला अमेरिका, आप कह रहे हैं कि होर्मुज में आप जहाजों को सिक्योर करेंगे और बदले में 20% वसूलेंगे। हम भी तो यही कह रहे थे कि हम होर्मुज में जहाजों को सिक्योर करेंगे और 1% वसूलेंगे। तो अगर होर्मुज में सिक्योर करने के लिए पैसा लेना सही है, तो फिर ईरान का पैसा लेना कैसे गलत था? किस हक से
ट्रंप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का गार्जियन हो सकता है? कहां अमेरिका है, कहां स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है? हजारों किलोमीटर की दूरी है, कोई रिश्ता ही नहीं है। ईरान के तो बगल से लग के जाती है ना, ईरान का तो टेरिटोरियल वाटर है, ईरान का दावा है। इसलिए अगर वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का गार्जियन खुद को कहता है, वो भी ओमान को साथ लेके, तो बात समझ में आती है। लेकिन अमेरिका हजारों किलोमीटर दूर बैठकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को कंट्रोल करने का ख्वाब कैसे देख सकता है, यह सोचने वाली बात है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। एक चीज तो यह हो सकती है कि सऊदी अरबिया फिर से हूथी से बात कर ले और कहे चलो एक बार हो गया। लेकिन इसका मानी यह होगा कि अब हूथी पर जो इंटरनेशनल सैंक्शन लगा हुआ है कि इंटरनेशनल जहाजें नहीं आ सकती, जो टूट गया। ईरान वो पहला जहाज लेकर पहुंचा और हूथियों के इलाके में, यमन में आराम से उसने लैंड किया इनके हमले के बावजूद। तो या तो सऊदी अरबिया ये सैंक्शन वापस ले ले और खामोश रहे, तब तो ठीक है। अगर नहीं, अगर हूथियों ने जो हमला किया है उसका सऊदी से जवाब आता है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि सऊदी ने एक नया फ्रंट खोल दिया है और सीधे सीधे ईरान के खिलाफ जंग ऐलान कर दी है। अब यहां जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी। पाकिस्तान का सऊदी अरबिया के साथ सिक्योरिटी रिलेशन है, आप जानते हैं, बाकायदा समझौता हुआ है। उधर ईरान के साथ भी बहुत मोहब्बत की पींगें बढ़ाई गई हैं, बहुत सारी तस्वीरें आई हैं और इसी के चलते आप मीडिएटर बने। अब अगर ईरान और सऊदी अरबिया वाया हूथी टकराते हैं तो पाकिस्तान क्या करेगा, ये देखने वाली बात होगी। अगर पाकिस्तान खुल के सऊदी अरबिया के साथ आता है, इसका मतलब बहुत सीधा सीधा है कि मामला बहुत बिगड़ चुका है, ईरान उसका दुश्मन है। और अगर सऊदी अरबिया कुछ ऐसी कोशिश करता है कि हूथी वाले मामले को ईरान के मामले से अलग रख सके, तो यह अपने आप में एक 5वां 7वां आश्चर्य होगा, क्योंकि ईरान और हूथियों के बीच में जो रिश्ता है वो दुनिया जानती है। और कल ईरान का जो बयान आया है वो सीधे सीधे हूथियों के फेवर में है। उनका कहना है कि हूथियों का एयर स्पेस है, यमन का एयर स्पेस है वो, और यमन का ये पूरा हक है कि वो अपने एयर स्पेस में कौन सी जहाजें आने दे और कौन सी जहाजें ना आने दे। तो यह मामला पाकिस्तान के लिए काफी उलझ गया है। अगर सऊदी अरबिया और यमन के मोर्चे पर नई जंग शुरू होती है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ यह तो क्लियर है कि अब ईरान और अमेरिका की लड़ाई शुरू हो गई है और इंतजार सिर्फ इस बात का है कि इजराइल इस लड़ाई में कब शामिल होता है। भूल जाइए समझौते को, वो जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, उन सबको आप भूल जाइए, वो सब अब दफन हो चुके हैं। उनका अब कहीं कोई मानी नहीं है। नए सिरे से कुछ होगा तो उसमें वक्त लगेगा। अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए तैयार हो जाइए एक नई लड़ाई के लिए। और इस लड़ाई के साथ साथ अगर बाब अल मंदेब भी बंद हो जाता है तो तैयार हो जाइए फिर से पेट्रोल पंपों के सूखने के लिए, पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ने के लिए और बाकी सारी चीजों की भी प्राइस बढ़ने के लिए। दुनिया में एक नई तबाही के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। और इस तबाही के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप। अगर ये बात समझते हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझते हैं तो समझने की कोशिश कीजिए। और अगर समझने की कोशिश भी नहीं कर पा रहे हैं तब तो आपकी मदद कोई नहीं कर सकता। खैर, जैसे जैसे जो अपडेट्स होंगी मैं बताऊंगा। एक बड़ी अपडेट आई है मोसाद के हवाले से, शाम वाले वीडियो में मैं उस पर बात करूंगा। कई जरूरी चीजें डिस्कस करनी है, तो शाम को 5 बजे एक बार फिर से हाजिर होऊंगा इसी मुद्दे पर वीडियो लेकर, काफी डिटेल में। अभी के लिए इतना ही।